आज मैं आप लोग को प्रोनाउन चैप्टर के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन का इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होता है और हिंदी में डेफिनेशन क्या होता है, साथ में उसका उदाहरण और उसके साथ साथ जो है सेंटेंस के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। और सिर्फ प्रोनाउन नहीं बल्कि प्रोनाउन के काइंड्स भी जो है, उसके प्रकार भी जो है, उनके प्रकार के बारे में भी मैं बताऊंगा एक एक करके, और उसका भी डेफिनेशन इंग्लिश हिंदी और साथ साथ में उसका उदाहरण एग्जाम्पल, उसके साथ सेंटेंस के माध्यम से भी उदाहरण देते हुए समझाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो प्रोनाउन चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट चलता हूँ आगे नेक्स्ट पेज पर। प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है सर्वनाम। अब ये वर्ड को देखने से ही पता चलता है, जैसे प्रोनाउन, नाउन यानी संज्ञा, तो नाउन और प्रो मतलब के बदले, यानी संज्ञा के बदले जो वर्ड का प्रयोग हुआ वही कहलाएगा सर्वनाम, इसलिए इसका पूरा नाम रख दिया गया है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को जो है कि इसका डेफिनेशन को इंग्लिश में देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, अर्थात सर्वनाम प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन यानी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। अर्थात क्या है, यहाँ पर सिंपल समझाएगा, प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है। यानी अगर कोई इंग्लिश सेंटेंस में एक नाउन यानी नाउन अर्थात नेमिंग वर्ड्स, तो नाउन आया है और उस नाउन के बदले में फुल स्टॉप के बाद फिर दूसरा वर्ड का इस्तेमाल, दूसरा इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल उस नाउन के लिए जो किया जाता है वही प्रोनाउन कहलाता है। तो प्रोनाउन के कुछ उदाहरण को देखिए, किसको बोलेंगे प्रोनाउन, इसके एग्जाम्पल देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इटीसी, कुछ उदाहरण दिए हैं, टोटल उदाहरण इसमें नहीं है, और भी है इसके अलावा प्रोनाउन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, समझते भी आप चलेंगे। तो ये सब क्या वर्ड कहलाएंगे, ये प्रोनाउन कहलाएंगे, ये नाउन नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये नेमिंग वर्ड्स नहीं है। अब यहाँ पर जो है कि सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे राम इज़ अ बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। तो देखिए बार बार राम राम राम, यानी राम नाउन है और वही नाउन को बार बार रिपीट कर रहे, सुनने में आपका ओड लग रहा है, भद्दा लग रहा है। तो उसी नाउन के बदले में कौन सा ऐसा वर्ड यहाँ दिया जाए जो उसका अर्थ भी निकल जाए कि ये काम राम ही कर रहा है और राम कर रहा है, और राम को ना लिख करके दूसरे इंग्लिश वर्ड के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो जो दूसरा इंग्लिश वर्ड राम के बदले आएगा वही प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि बार बार राम को देने से वो भद्दापन आ जाएगा। जो नीचे हम लिख के समझाएं, देखिए यहाँ यानी ये 3 सेंटेंस में यहाँ राम नाउन का प्रयोग बार बार होने से संपूर्ण एक्सप्रेशन भद्दा सा लगता है। यानी बार बार राम का प्रयोग हुआ है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है भद्दा सा लगता है। अगर दूसरे और तीसरे वाक्य के बदले, यानी दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, के बदले ही, यानी जहाँ राम लिखा हुआ वहाँ पर ही का प्रयोग करे तो यह भद्दापन समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर राम हटा दिया जाए और ही दिया जाए, इसमें भी राम हटा दिया जाए और ही दे दिया जाए, तो ये जो एक्सप्रेशन भद्दा सा लग रहा था वो भद्दा ना लग करके उसका अर्थ निकलेगा, और अच्छा से अर्थ का जो है एक मीनिंगफुल अर्थ होने के साथ साथ सुनने में भी आपका अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो है कि आगे एग्जाम्पल में इसी में थोड़ा सा तोड़ के समझा रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिए, राम इज अ बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, यानी वह अर्थात राम ही विद्यालय जाता है इस वाक्य में। तो ही गोज टू स्कूल। ही रीड्स अ बुक, और वह एक किताब पढ़ता है, यानी यह ही भी जो आया है राम के लिए ही आया है। तो राम ही है जो लड़का है और वह राम ही है जो विद्यालय जाता है, राम ही है जो किताब को पढ़ता है। लेकिन बार बार राम ना लिख करके राम के बदले में जो है, इस नाउन के बदले में जो ही लगाए हैं, ये ही यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, ये ही हो जा रहा है प्रोनाउन। जो नीचे देखिए लिखा हुआ है, उपर्युक्त वाक्य के दूसरे और तीसरे वाक्य में, यानी दूसरा और तीसरा वाक्य में राम के बदले जो ही का प्रयोग किया गया है, वही ही
प्रोनाउन है, यानी कि ये ही और ये ही यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि राम के बदले यानी नाउन के बदले जो वो इंग्लिश वर्ड आया वही प्रोनाउन है। तो यहाँ पर ये ही और यहाँ ही जो क्या है, प्रोनाउन है। अब इसको समझते हैं और एक उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे अब आप सोच लेंगे कि कोई भी नाउन रहेगा उसके सब के बदले में ही लगा देंगे, नहीं, उस वर्ड को देखना नाउन, और नाउन के अनुसार से उसके बदले में कुछ वर्ड आएगा, उसका चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में भी आएगा। जैसे कि राम एक लड़का है इसलिए ही आया है, लेकिन यहीं पर सीता, देखिए, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड शी सिंग्स अ सॉन्ग। सीता एक सुंदर लड़की है और वह एक गीत गाती है। तो यहाँ पर सी लगा है, क्यों? क्योंकि सीता एक लड़की है, लड़की के लिए वह का अंग्रेजी सी होता है और लड़का के लिए वह का अंग्रेजी होता है। तो इसी तरह से सीता के लिए सी लगाएं, तो ये सी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, अर्थात संज्ञा, नाउन, यानी सीता के बदले में सी का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से ये क्या, सी क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से हम इसको समझे कि किस तरह से नाउन के बदले में जो वर्ड इंग्लिश वर्ड आता है और वो वर्ड नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है और वह हो जाता है प्रोनाउन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि सी को हम क्या किए हैं, प्रोनाउन के रूप में रखे हैं। तो इस पूरे वाक्य में हमारा सी क्या है, प्रोनाउन है। अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के प्रकार, यानी कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो इस पेज पर हम देखेंगे कि कितने होते हैं। देखिए, ये टोटल 10 होते हैं। अब टोटल 10 में नाम एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, इसका हिंदी हो जाएगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, इसका हिंदी हो जाएगा अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। चौथा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। सातवां है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। नौवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। और 10वां है इम्फेटिक प्रोनाउन, जोरदार सर्वनाम। तो इस तरह से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के 10 भाग है। अब एक एक करके इसको समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यहाँ पर कौन कौन से है ऐसे वर्ड जो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ये सारे के सारे प्रोनाउंस क्या कहलाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। जो लिखा हुआ नीचे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसका उदाहरण जो वहाँ दिया हुआ है डेफिनेशन में वही है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। अब इसका सेंटेंस का उदाहरण से हम समझाते हैं आप लोग को कि यहाँ सेंटेंस के माध्यम से किस तरह से ये है। यहाँ पर देखिए आई एम गोइंग टू मार्केट एंड ही इज़ कमिंग फ्रॉम मार्केट। तो यहाँ आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका हिंदी होगा मैं बाज़ार जा रहा हूँ और वह बाज़ार से आ रहा है। तो यहाँ पर आई जो है, आई मैं, तो आई आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और दूसरे एंड के बाद जो ही है, ये ही भी आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। जो उदाहरण में हम दे चुके हैं यहाँ पर कि ये वर्ड आप जब देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि ये प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये नेमिंग वर्ड्स नहीं है, अर्थात ये नेमिंग वर्ड्स नहीं है। आप बोलेंगे कि ये तो संज्ञा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ तो संज्ञा के बदले नहीं दिख रहा, लेकिन ये संज्ञा के बदले ही है। यानी मैं कोई व्यक्ति हूँ और मेरे बदले में आई का प्रयोग हुआ है। तो वहाँ पर आई जो डिनोट कर रहा है वो प्रोनाउन को कर रहा है, प्रोनाउन में से पर्सनल प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है। तो आई और ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो इस तरह से ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम को बोध कराते हुए ये आपका पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत में आते हैं। तो सिर्फ आई और ही नहीं बल्कि ये सब भी है, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे।
अब चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट पेज पर। पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। इस वर्ड को सुनने से ही पता चलता है कि किसी का किसी पर अधिकार का बोध कराने वाला शायद होगा। तो ये अधिकार बोध कराने वाला जो इंग्लिश वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड आपका पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत में आएगा, जिसका डेफिनेशन आप इस तरह से देख सकते हैं। द प्रोनाउन यूज टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन। अर्थात जिस प्रोनाउन सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण देखते हैं इसके एग्जाम्पल में। पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल में माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स, ये सारे के सारे जो है पॉजेसिव प्रोनाउंस के अंतर्गत में आते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में ये सारे वर्ड हुए। अब यहाँ कुछ इंग्लिश सेंटेंस के माध्यम से उदाहरण मैं देना चाहूँगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। यानी ये पेन पर अधिकार क्या मेरी है, मेरी है अधिकार। तो किस पर मेरी अधिकार है, पेन पर। यानी किसी चीज़ पर किसी का अधिकार हुआ तो वो किसी चीज़ पर किसी का अधिकार कराने के लिए जो प्रोनाउन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल हुआ वही आपका पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ पर दिस पेन इज माइन, पूरे सेंटेंस में माइन प्रोनाउन है और माइन कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, अधिकारवाचक सर्वनाम है। यानी वो वर्ड इस्तेमाल होने से ही अधिकार का बोध कराता है। तो इस तरह से माइन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए दीज बुक्स आर देयर्स, अर्थात ये किताबें उन लोगों के हैं, देयर्स मतलब उन लोगों के, तो उन लोगों के हैं। तो यहाँ पर ये देयर्स जो दिया हुआ है, ये देयर्स भी आपका प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से ये देयर और माइन क्या है, अधिकार का बोध कराया है, जिस कारण से ये पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। यानी निज मतलब खुद पर होने वाला, तो खुद वर्ड को बोध करा रहा है। तो यहाँ पर वैसे वर्ड का इस्तेमाल होगा जिसका अटैक खुद पर ही होगा। तो यहाँ देखिए, चलिए पहले डेफिनेशन को देखते हैं। द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्व्स and themselves are called reflexive pronouns when the action done by the subject turns back upon the subject। अर्थात जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देमसेल्व्स के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर ही पड़ता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी जो भी काम अगर हो रहा है तो वो काम खुद पर ही रिटर्न होकर के आपका रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो वैसे ही इंग्लिश वर्ड को जो है आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत में रखेंगे। उसमें जो है उदाहरण के रूप में देखिए माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। तो यहाँ माई सेल्फ, इसमें सेल्फ और इसमें सेल्व्स लिखा हुआ है। इसके कारण है कि ये सिंगुलर वर्ड को डिनोट कर रहा है और ये प्लूरल वर्ड को डिनोट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पर सेल्व्स भी एस लगा हुआ है वो सारा का सारा प्लूरल वर्ड को डिनोट कर रहा है, और जहाँ पर सेल्फ लगा हुआ है वो सिंगुलर वर्ड को डिनोट कर रहा है। अब ये किस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसको सेंटेंस के माध्यम से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है शी ruined herself, शी ruined herself, उसने अपने आप को बर्बाद किया। यानी उसने, यानी ये सब्जेक्ट कौन है, सी है। तो सी ने बर्बाद किया, किसी और को बर्बाद नहीं किया बल्कि खुद को बर्बाद किया। उसने खुद को बर्बाद किया, ruined किया, बर्बाद किया किसको, हर सेल्फ, स्वयं को, खुद को। तो ये खुद को यानी इसका हर सेल्फ लगा देने के बाद ये असर हो जा रहा है सीधे सब्जेक्ट पर ही अटैक कर रहा है। यानी यहाँ पर जो बर्बाद किया गया किसी और को नहीं बल्कि
खुद को बर्बाद किया गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही होता है कि उस वाक्य में जब इसका इस्तेमाल होता है तो वो इस्तेमाल होने के बाद इस सब्जेक्ट को ही अटैक करता है, सब्जेक्ट को ही जो है कि यहाँ पर इंडिकेट करते हुए इसका अर्थ को निकालता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जो काम कर रहे हैं तो किसको मदद करने का काम कर रहे हैं, किसी और का नहीं बल्कि अपने आप को, यानी हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, खुद को ही यहाँ मदद करने का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका आवर सेल्फ और हर सेल्फ, ये दोनों को दोनों वर्ड जो है रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझे। एक तीसरा सेंटेंस भी समझ लीजिए, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, यानी मैंने चोट पहुंचाई किसको, किसी और को नहीं बल्कि खुद को चोट पहुंचाई। तो मैंने खुद को चोट पहुंचाई, यहाँ पर माई सेल्फ जो है, माई सेल्फ आई को ही अटैक कर रहा है, यानी मुझे, यानी मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, किसी और को नहीं बल्कि खुद अपने आप को, सब्जेक्ट को ही चोट पहुंचाई। तो इस तरह से माई सेल्फ, आवर सेल्फ और हर सेल्फ, ये सेंटेंस में यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में है। ये हर सेल्फ, आवर सेल्फ और माई सेल्फ कुछ जो है कि इसका और एक जगह पर प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होगा, लेकिन वहाँ पर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में नहीं, एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा। तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में जो प्रयोग होगा उसको समझाएंगे, तब आपको ये क्लियर स्पष्ट होगा कि कौन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा और कौन एम्फेटिक कहलाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, यानी ऐसा इंग्लिश वर्ड जिससे संकेत का बोध होता है। तो वो संकेत को बोध कराने वाला जो वर्ड होता है वो आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अर्थात जब प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस मीन्स हो जाएगा यह, दैट मीन्स हो जाएगा वह, दीज मीन्स हो जाएगा ये सब, दोज मीन्स हो जाएगा वे सब। इसका कुछ सेंटेंस में हम समझाते हैं। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। तो यहाँ पर दिस जो है वो दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो संकेत कर रहा है कि कौन लड़का है, ना यह एक लड़का है। वहीं पर एक एग्जाम्पल है, दीज आर बुक्स, ये सब किताबें हैं। तो कुछ किताबों के तरफ इंडिकेट करते हुए या संकेत करते हुए बोला जा रहा है दीज आर बुक्स। तो क्या हो जा रहा है, ये सब किताबें हैं। तो यहाँ पर दीज जो है प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये भी आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दिस है सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन ये भी आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे क्या होंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसके आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका हिंदी को सुनने से पता चल रहा है कि वैसे वर्ड होंगे जिसमें प्रश्न किया जाएगा। तो ये चीज़ को समझने के लिए डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अर्थात जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी वैसे प्रोनाउन के वर्ड जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो कौन वर्ड है भाई जो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, नीचे देखते हैं एग्जाम्पल में, हु, होम, हुज, विच, वाट, इटीसी। इसके अलावा भी है, कुछ कुछ उदाहरण दे दिए हैं। इसमें देखिए इसका अर्थ, हु मीन्स कौन, होम मीन्स किसे, हुज मीन्स किसको, विच मीन्स किसका, किसकी, और वाट मीन्स क्या। तो यहाँ पर देखिए कि ये हु का मतलब क्या निकला, कौन, होम किसे, हुज किसको, विच किसका किसकी, और वाट क्या। तो देखिए यहाँ जो है आपका इस हु और होम, हुज, ये एग्जाम्पल और एक प्रोनाउन में आएगा। इसके बाद आपको जो बताएंगे
जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यही प्रोनाउन सब आते हैं। तो उन दोनों में हम अंतर कैसे करेंगे, जब उसका अर्थ का हिंदी में पहला उच्चारण आपका क यानी कौन, किसे, किसको का अक्षर से शुरू होगा, एक पहचानने का तरीका ये है। और जब ज अक्षर से शुरू होगा, होम मतलब जब जो होगा, होम जिसे, जिसको, इस तरह से जिसका, जिसकी, ज अक्षर से शुरू होगा, तब वो आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं चर्चा कर रहे हैं, अभी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और जिसका अर्थ आपका कौन, किसे, किसको, किसका, किसकी, क्या हो रहा है, और ऐसे जगह पर इसका प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हु आर यू, यानी कि इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में आया और इसका एक अर्थ निकला आप कौन है। तो यहाँ पर कौन जो है वो एक प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग हुआ, जिसका इंग्लिश वर्ड है हु। तो हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में आया है। दूसरा देखिए, होम डू यू लव, आप किसे पसंद करते हैं। तो होम डू यू लव जो है, यहाँ पर होम, ये होम भी है जिसका हिंदी होगा किसे, ये भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर हु और होम जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। अब चलते हैं इसके आगे भी जो है यही प्रोनाउन आएंगे, लेकिन उसका नाम कुछ और होगा और हिंदी में भी अर्थ कुछ और निकलेगा। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन, अ रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू सम नाउन या प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन या प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल, हु, हुम, हुज, विच एंड दैट। देखिए इससे पहले जो आपको बताए थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यही सब था, खाली एक वाट के जगह यहाँ दैट है, लेकिन उसका हिंदी जो था अलग था और इसका हिंदी देखिए अलग है आपका। यहाँ पर हु मीन्स जो, उसमें हु का मतलब क्या था, कौन था, लेकिन यहाँ हु का मतलब जो, हुम जिसे, हुज जिसको, विच जिसका, जिसकी, दैट जो। तो जब इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा तो ये सारे के सारे प्रोनाउन आपके रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे और इसका इस्तेमाल जो है इंग्लिश सेंटेंस के बीच में किया जाता है, ये शुरू में नहीं होता है। जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका इस्तेमाल होगा तो इंग्लिश सेंटेंस के बीच में किया जाएगा। अब चलते हैं इसका उदाहरण से समझते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, अर्थात लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। तो यहाँ द बॉय, ये लड़का जो है हु, ये हु आपका प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट कर रहा है, यानी हु यहाँ जो खेल रहा, खेलने का काम कौन कर रहा है, वो लड़का कर रहा है। तो यहाँ हु का अर्थ इंग्लिश सेंटेंस के बीच में है, इसका आंसर जो है, और ये इस नाउन को बताने यानी नाउन का अर्थ को आगे समझाने के लिए हु को जोड़ करके आगे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, यानी लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। तो इस हु का अर्थ क्या हुआ, जो। तो ये जो और यहाँ का ये हु आपका प्रोनाउन है, लेकिन ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना होकर के ये क्या है, यहाँ पर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं। द हाउस विच वॉल्स आर वाइट इज माइन, घर जिसका दीवार सफ़ेद है मेरा है। तो यहाँ पर विच का मतलब किसका किसकी नहीं हुआ, विच मतलब जिसका, और ये इंग्लिश सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है बल्कि ये संबंध को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो है विच का हिंदी में जिसका जिसकी हुआ वो, या इंग्लिश में जिस विच, ये आपका प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से जो है कि ये संबंध को दर्शाने का काम कर रहा है, घर का और दीवार का। तो यहाँ पर जो है कि ये विच आपका कौन प्रोनाउन हो जाएगा, ये विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब चलते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन मीन्स होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
यानी कोई अनिश्चितता का बोध होता है कि आखिर यहाँ कार्य जो कर रहा है, करने वाला कौन है, पता नहीं चल रहा है, अनिश्चित। तो जो इंग्लिश वर्ड अनिश्चय वाचक को बोध कराएगा वो आपका सर्वनाम कहलाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसका डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एन इंडिफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू persons or things in a general way and does not refer to any person or thing in particular। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। यानी कोई निश्चित किस व्यक्ति ने ये काम किया वो पता नहीं चल रहे। एग्जाम्पल में somebody, anybody, some, all, many, one, नॉन, नथिंग, एनी, etc। ये सारे के सारे वर्ड इंग्लिश वर्ड क्या है आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है। इसका सेंटेंस में उदाहरण देते हैं। somebody has stolen my mobile, यानी कोई व्यक्ति ने मेरा मोबाइल को चुराया है। तो यहाँ पर somebody जो है तो somebody आपका क्या हो गया, वो आपका प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। यानी somebody किसने चुराया है कोई पता नहीं है, कोई व्यक्ति ने या कुछ व्यक्ति ने चुराया है, लेकिन किसने चुराया क्लियर नहीं है, इसलिए इसको इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत में रखा गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है ऑल आर फुलिश, यानी सभी मूर्ख है। तो सभी मूर्ख में से कौन सभी मूर्ख है ये पता नहीं चल रहा है, तो यह ऑल भी क्या है आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। तो अब यहाँ पर जो है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम समझाने के लिए करते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, अर्थात ईच अदर एंड वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में ईच अदर वन अनदर, एक दूसरे को, एक दूसरे को यहाँ अर्थ होगा, और ये दोनों के दोनों वर्ड आपका क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत में आता है। इसका उदाहरण देते हैं। दे लव्ड ईच अदर, वे लोग एक दूसरे को प्यार करते थे। दे लव्ड ईच अदर, वे लोग एक दूसरे को प्यार करते थे। तो यहाँ ईच अदर वन अनदर किसके अंतर्गत में आ जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, यानी परस्पर बोधक, एक दूसरे को बोध करने वाला। यानी यहाँ प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, यानी कि दे लव्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स होता है वितरणवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत में डेफिनेशन आपका है व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी वही है, ईच, आइदर, नाइदर, etc। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, यानी आप में से प्रत्येक दोषी हैं। तो यहाँ पर ईच ऑफ यू इज गिल्टी, यहाँ पर ईच क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, यानी आप में से प्रत्येक इस किताब को ले सकते हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी ईच जो है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ईच, आइदर, नाइदर ये सारे के वर्ड आपके किसके अंतर्गत आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब लास्ट में जो है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन जोरदार सर्वनाम, जिसका जो है आप लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो बताए थे वही इसमें भी आएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन में आएगा, लेकिन अर्थ में थोड़ा सा भिन्नता होगी। तो यहाँ पर भी देखिए माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। अर्थात जब माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है तब इन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं।
इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स डॉट डॉट etc, ये सारे क्या है, किसके उदाहरण है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी है और इम्फेटिक प्रोनाउन के भी है, लेकिन इसका सेंटेंस के प्रयोग में स्पष्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, अर्थात मैंने खुद बाघ को मारा। मैंने मारा, लेकिन मैंने खुद अपने आप को नहीं मारा, मैंने खुद बाघ को, किसी दूसरे चीज को मारा। यानी सब्जेक्ट ने किसी दूसरे को खुद जो है मार गिराया। तो यहाँ पर जो है कि ये माई सेल्फ जो है कि सब्जेक्ट को अटैक नहीं करता बल्कि किसी और को अटैक करता है, ये वर्ड से स्पष्ट पता चलता है। मैंने स्वयं जो है बाघ को मारा। यहीं पर अगर द टाइगर को हटा दिया जाता, रहता आई किल्ड माई सेल्फ, यानी मैंने स्वयं को या खुद को मारा। तो यहाँ पर मैंने स्वयं को ही मार डाला, तो वैसे जगह पर माई सेल्फ हो जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर माई सेल्फ जो है कि खुद को ना मार करके मैंने खुद मारा, लेकिन मैंने खुद को ही नहीं मारा बल्कि मैंने खुद एक टाइगर, एक बाघ को मारा, किसी और को मारा। तो ये वर्ड आपका फिर क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, यानी ये बल देता है, जोर देता है। एग्जाम्पल देखिए, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं या खुद बाघ को मारा। मैंने मारा है, लेकिन खुद जो मारा किसी अन्य चीज को मारा। किसको मारा, यानी बाघ को मारा। तो मैंने खुद किसी अन्य चीज बाघ को मारा। तो यहाँ पर जो हो गया ये माई सेल्फ, ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन को डिनोट करता है। लेकिन अगर यहाँ पर द टाइगर को हटा देते हैं, डायरेक्ट रहता आई किल्ड माई सेल्फ, यानी मैंने स्वयं को मारा, मैंने स्वयं खुद को ही मारा, यानी सब्जेक्ट पर डायरेक्ट अटैक हो जाता है, यानी सब्जेक्ट के लिए ही माई सेल्फ का प्रयोग होता। तो यहाँ पर वो हो जाता है क्या, वो हो जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर स्वयं का प्रयोग है, लेकिन वो स्वयं का प्रयोग किसी अन्य चीज़ को मारने के लिए हुआ, खुद को, मैंने खुद अपने आप को मारने के लिए नहीं किया गया। तो इस तरह से यहाँ माई सेल्फ जो लगा है ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसका दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, यू कैन डू इट योर सेल्फ, यानी कि तुम इसे स्वयं या खुद कर सकते हो। तुम कर सकते हो, स्वयं कर सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो, इसे, यानी कोई भी काम होगा उस काम को तुम खुद कर सकते हो। तो यहाँ जो योर सेल्फ का इस्तेमाल हुआ, ये योर सेल्फ आपका कौन प्रोनाउन का अंतर्गत आया, एम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत में आया। तो इस तरह से जो है कि आपको थोड़ा सा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर भी ध्यान देना है और इस पर भी ध्यान देना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर क्या है, अर्थ में कुछ अंतर है। तो अर्थ को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो इस तरह से जो है कि आप इसको समझें। अब इसको समझने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें, उसके बाद आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।